इलेक्ट्रिसिटी के सी वाई क्यू के साथ आपकी जान आपके सामने हाजिर है। इससे पहले हमने फिजिक्स के 2 गन शॉट कंप्लीट होती है, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। रास्ता जितना लंबा हो उतनी रुकावटें ज्यादा होती हैं। वैसे ही वो बोल रहा है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस पहला किस पे डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अगर लेंथ छोटी है लो रेजिस्टेंस है, लेंथ करंट की डायरेक्शन मतलब आई की डायरेक्शन, आई मतलब प्लस क्यू अपॉन टी की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है। अब होता क्या है कि होता क्या था कि भाई साहब ये जो करंट यहां से निकलता था ना, ये एनर्जी लेके निकलता था 100 जूल, ये करंट यहां पे पहुंच। अब आर की जगह वी अपॉन आई डालो, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर, आर की जगह वी अपॉन आई डाला, ये आई ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन वी इंटू आई। ठीक है, ये वी कैंसिल, तो पावर की फॉर्मूला ए कौन सा होता है? वी इंटू आई। अब ये हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, नमस्ते, सत श्री अकाल, के हाल है? तो आदाब, सब बढ़िया? हाँ बढ़िया सर। एक और गन शॉट मतलब इलेक्ट्रिसिटी के सी वाई क्यू के साथ आपकी जान आपके सामने हाजिर है। इससे पहले हमने फिजिक्स के 2 गन शॉट कंप्लीट किए हैं विद द फर्रे नोट्स। तकरीबन पहली वीडियो 1 घंटे की है और दूसरी वीडियो 40 मिनट की है। कोशिश करूंगा कि ये वीडियो भी 30 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट करे और सारे सवाल जो 2 दिन के बाद एग्जाम में आने वाले हैं वो मैं आपको करवा के जाऊं मेरी जान। चल मेरी जान, अच्छे से चैप्टर को करते हैं स्टार्ट, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी गन शॉट। 80 में से 80 नंबर लाएंगे। चैप्टर के बाद मैं टेलीग्राम पे आपको फर्रे नोट्स भी दे दूंगा मेरी जान। चल आगे। अच्छा मेरी बात ध्यान से समझना, इधर चैप्टर का नाम क्या है? दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर का नाम क्या है? दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं है भाई साहब। इलेक्ट्रिसिटी एक ब्रांच है फिजिक्स की जो डील्स करती है विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट के साथ क्या करती है? डील करती है मेरी जान। अब मैं अच्छे से इलेक्ट्रिक करंट को आपको समझाऊंगा, बट इलेक्ट्रिक करंट से पहले मैं आपको कुछ चीजें के बारे में समझाना चाहता हूं। क्या मैं बोल रहा हूं कि दुनिया की जितनी भी चीजें हैं या दुनिया के जितने भी सब्सटेंस हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं। एक जिनका वजन होता है और जो दिखते हैं, और एक जिनका वजन तो होता है बट वो दिखते नहीं है। मतलब दुनिया की जो क्वांटिटीज हैं या चीजें हैं, या तो वो मास वाली है या वो चार्ज वाली हैं। इस चैप्टर में आप मैक्सिमम चार्ज के बारे में पढ़ने वाले हो। और मैं अच्छे से बोलूं, जो इलेक्ट्रिक करंट इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। वो जो इलेक्ट्रिक करंट है इसका मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज। बट मैं पहले चार्ज को अच्छे से समझाऊंगा आपको। मैं बोल रहा हूं चार्ज को डिनोट किया जाता है क्यों? जिस तरह से 9th में आप मास को डिनोट करते थे एम से। चार्ज कम्स ड्यू टू द लॉस और गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। चार्ज किसी भी बॉडी पे तब आता है जब वो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करती है या गेन करती है। अब मैं बोल रहा हूं कोई बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करती है तो उसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, लूज करने पे प्लस क्यू चार्ज आता है। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करती है तो उसके ऊपर क्या आता है? दैट इज नेगेटिव चार्ज, दैट इज माइनस क्यू। सोडियम ने यहां इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन ने यहां इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो नेगेटिव चार्ज। अब मेरी बात ध्यान से अच्छे से समझना, इधर देखना, इधर आराम से समझना। इधर सोडियम के ऊपर मैं ये वाली चीज आपको इधर नहीं समझा रहा, बात समझेगी नहीं, पढ़ने की जरूरत नहीं है। देख आराम से सुनना। एक जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसके ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, और वो कितना नेगेटिव होता है? -1.6 इंटू 10⁻90 कूलम। मतलब जो चार्ज होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो नेगेटिव होता है, और क्या होता है? -1.6 इंटू 10⁻90 कूलम। The SI यूनिट ऑफ चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलम। जैसे मास की यूनिट होती है केजी, वैसे चार्ज की यूनिट होती है कूलम। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। अब मैं चार्जेस को अच्छे से डिस्कस कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं देयर आर 2 टाइप ऑफ चार्ज,
पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज। प्लस क्यू कब आता है मेरी जान? प्लस क्यू तब आता है जब इलेक्ट्रॉन को वो लूज करता है। नेगेटिव चार्ज कब आता है? जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। इलेक्ट्रॉन के आने जाने की वजह से ही चार्ज आता है। सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, मतलब अगर प्लस प्लस क्या करेगा? एक दूसरे से नफरत करेगा। ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा। माइनस माइनस भी एक दूसरे से नफरत करता है, बट प्लस और माइनस, प्लस क्यू और माइनस क्यू एक दूसरे से क्या करते हैं? प्यार करते हैं। तो डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लव ईच अदर, मतलब प्लस क्यू माइनस क्यू एक दूसरे से प्यार करते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। जैसे मास की यूनिट क्या होती है? केजी होती है, वैसे चार्ज की यूनिट कूलम होती है। 1 कूलम मींस 6.24 इंटू 10⁻⁴ इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं। देखो ध्यान से, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं अगर किसी के ऊपर +1, जैसे सोडियम, जैसे ये सोडियम है, सोडियम के ऊपर अगर +1 कूलम लिख रखा है ना, तो इसका ये मतलब है, इसका क्या एक्चुअल में क्या मतलब है कि इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करना होता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए? दैट इज 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर रखे हैं? लूज कर रखे हैं। सोडियम +1 का मतलब होता है कि भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, बट +1 कूलम का मतलब क्या होता है कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं। एंड इलेक्ट्रॉन हैज अ नेगेटिव चार्ज, एंड उसका चार्ज कितना होता है? माइनस, दैट इज नेगेटिव चार्ज होता है, और वो किसके बराबर होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। जितनी चीज मैंने यहां बताने की कोशिश की है, कोशिश करना कि ये सारी चीजें आपके दिमाग में रहें। देख, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है? दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं हम किससे? आई से डिनोट करते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब रेट का मतलब होता है टाइम से डिवाइड करना, और चार्ज को टाइम से डिवाइड करना, तो आपके पास क्या आ जाता है? करंट आ जाता है। अब देख, कूलम की यूनिट, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, टाइम की होती है सेकंड। कूलम पर सेकंड को आप एम्पियर बोलते हो, तो एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट। ठीक, अ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक्स द करंट। जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उसकी वजह से करंट बनता है। अब ये 2 पॉइंट मैं थोड़ी देर के बाद डिस्कस करूंगा, उससे पहले इधर देख, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। अभी बताया, देख, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई इज द करंट, क्यू इज द चार्ज एंड टी इज द टाइम। अभी बता दिया। 1 एम्पियर करंट, ये याद रखना, 1 एम्पियर वाला करंट क्या होता है? 1 एम्पियर करंट कब होगा? 1 एम्पियर कब होगा? देख, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। जब चार्ज 1 कूलम हो, वो 1 सेकंड के लिए चले, तो 1/1 इज 1, कूलम अपॉन सेकंड इज 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर का करंट कब होगा? जब 1 कूलम चार्ज चलेगा 1 सेकंड के लिए। 1 एम्पियर करंट में बी डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज, फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज पर सेकंड। और ये जो करंट होता है, ये जो करंट होता है, द करंट इज मेजर्ड बाय अ एमीटर। करंट इज मेजर्ड बाय अ एमीटर। करंट को जब मेजर किया जाता है, वो क्या, किससे मेजर किया जाता है? दैट इज एमीटर से मेजर होता है करंट। और एमीटर हमेशा सर्किट में सीरीज में लगता है। मान के चल कि ये बल्ब है। अब बल्ब का एक टर्मिनल क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल, और एक टर्मिनल कौन सा है? नेगेटिव टर्मिनल। अब होता क्या है कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है? करंट की डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट की डायरेक्शन मतलब आई की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, मतलब करंट की डायरेक्शन क्या? आई की डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी? नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। देख, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव, और करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। बात समझ आई कि नहीं? इस चीज को अच्छे से समझना। अच्छा, मेरी बात अच्छे से समझने की कोशिश करना कि शुरू में जो साइंटिस्ट थे वो ये मानते थे कि करंट फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इसको बोला जाता था कन्वेंशनल करंट। क्या बोलते थे? कन्वेंशनल करंट। बाद में ये पता चला कि ये आई पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ नहीं भागता। भागता कौन है? इलेक्ट्रॉन भागते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। और जो ये वाला करंट था, इसका नाम क्या दिया गया? दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रॉन से जो करंट बनता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और जो मतलब माना जाता था कि पॉजिटिव से ज्यादा, मतलब पॉजिटिव से आई चलता है, ठीक है, उसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। शुरू में ये आई पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलता था, बट बाद में ये डायरेक्शन गलत हो गई थी। और अब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और करंट को मेजर करने के लिए आप सीरीज में क्या लगाते हो? एमीटर लगाते हो। अब मेरी बात ध्यान से अच्छे से समझना,
यही चीज मैंने इधर लिख रखी है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये आपके सामने इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें बल्ब है, तार लगी है, बैटरी लगी है, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि भाई साहब जो करंट की डायरेक्शन होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है, किसके? इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में। मींस इफ द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग लेफ्ट देन द करंट इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। इसने ये कहा कि अगर इधर देखना, अगर इधर इधर सुनो मेरी बात, इधर ये करंट ऐसे मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करके ऐसे मूव करेंगे ना। अगर करंट ऐसे मूव कर रहा है, अगर करंट किस तरफ है? राइट साइड है, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन किस तरफ है? लेफ्ट साइड है। बात समझ आई कि नहीं आई? ये सर्किट डायग्राम आप अभी के लिए छोड़ दो, ठीक। आगे चलते हैं, आराम से अच्छे से समझना। ये मेरे पास एक सर्किट बना हुआ है जिसमें मैंने ये बल्ब लगाया है, फिर ये दोनों तारें बैटरी के बड़े डंडे और बैटरी के छोटे डंडे के साथ मैंने क्या कर दी? कनेक्ट कर दी, ठीक है। ये बैटरी, और बैटरी से आपको मिलती है सोर्स ऑफ एनर्जी आर, जिसको आप क्या बोलते हो? पोटेंशियल डिफरेंस। ये बैटरी का बड़ा डंडा या छोटी डंडी क्या देती है? एनर्जी देती है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, शुरू में ऐसे माना गया कि करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। करंट की डायरेक्शन मतलब आई की डायरेक्शन, आई मतलब प्लस क्यू अपॉन टी की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है। अब होता क्या है कि होता क्या था कि भाई साहब ये जो करंट यहां से निकलता था ना, ये एनर्जी लेके निकलता था 100 जूल। ये करंट यहां पे पहुंचा तो इसके पास कितनी थी? 100 जूल। इसने इस बल्ब को दिया तो बल्ब जगने पर गया। अब जब करंट यहां से बाहर निकला तो 0 जूल, फिर 0 जूल इसके पास, फिर इस बैटरी के पास पहुंचा तो ये बैटरी इसको दोबारा एनर्जी देती थी, फिर ये एनर्जी बल्ब के पास लेके जाता था। बट वक्त के साथ हमें ये पता चला, क्या पता चला? कि भाई साहब ये जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव तक की तरफ, ये जो करंट की डायरेक्शन है ये कन्वेंशनल करंट है। कन्वेंशनल करंट मतलब पहले वाला करंट। अब इसको माना नहीं जाएगा। एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज यहां से इधर की तरफ मूव नहीं करता, या आई इधर से इधर की तरफ मूव नहीं करता। एक्चुअल में नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और वो यहां से एनर्जी लेके चलते हैं बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। 100 जूल की एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन 100 जूल की एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा 100 जूल की एनर्जी, इसने इसको दिया, ये जला, इलेक्ट्रॉन के पास 0 जूल की एनर्जी, और वापिस ये इसके पास गया, इसके पास अभी भी 0 जूल की एनर्जी है, बैटरी से गुजरेगा, दोबारा इसके पास 100 जूल की एनर्जी हो जाएगी। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता। इसी पॉजिटिव चार्ज वाले मूवमेंट को करंट बोलते थे या कन्वेंशनल करंट बोलते थे। और इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होती थी इसको क्या बोला जाता था? दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। बात समझिए ना। और इलेक्ट्रिक करंट और कन्वेंशनल करंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। होप आपको इतनी चीज समझ आई होगी। अब इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? बल्ब, वायर, स्विच और बैटरी जब आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो क्या बनता है? दैट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। अ क्लोज पाथ, एक क्लोज पाथ है, जैसे मतलब यहां से चलो और वापिस इधर आ जाओ तो क्लोज पाथ है। द क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। जिसके बीच में क्या चल रहा हो? करंट चल रहा हो, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सीसीटी। देखिए बल्ब है, ये स्विच है, ये बैटरी है, ठीक है। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, यहां से इस तरफ क्या जाता है? करंट जाता है, और यहां से इस तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ही जा रहे होते। इफ सर्किट इज ब्रोकन एनीवेयर द करंट स्टॉप फ्लोइंग। मतलब अगर यहां से कहीं तार टूटे हो तो करंट कभी भी फ्लो नहीं करेगा। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इन अ सर्किट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द ऑफ अ सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। अच्छा, ये क्या बोल रहा है? ये जो इलेक्ट्रिसिटी होती है या जो कन्वेंशनल करंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी यहां पे कन्वेंशनल करंट को बोलता है, वो कहां से कहां की तरफ मूव करता है? पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है। इसके बाद है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ नहीं होता, ये एनर्जी ही होती है, ठीक है। ये प्रोवाइड कौन करता है? प्रोवाइडेड बाय द बैटरी मूव द इलेक्ट्रॉन। और ये देख, पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी होती है, ये बैटरी देती है इलेक्ट्रॉन को ताकि वो मूव कर सके। तो इसको लिखते भी क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं और लिखते क्या? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब ये कोई चार्ज है, इसको कितना 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 काम किया कि इसको इंफिनिटी से पकड़ के किसी P पॉइंट पे ले आए। और इसकी जो यूनिट होती है ये क्या होती है? वोल्टेज होती है। वोल्टेज इसकी यूनिट है। और पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो क्या होगा? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये इसका क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। हमेशा याद रखना कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा मूव करता है
हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां तक मूव करता है? पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा जहां एनर्जी ज्यादा होगी वहां से लेगा और उस तरफ जाएगा जहां पे एनर्जी कम होगी। वेयर एज इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल, और इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं कम एनर्जी रीजन वाले से हायर एनर्जी रीजन में। ठीक है, इसके बाद है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल का डिफरेंस देख, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है V1 और ये है V2। दो जगह का पोटेंशियल के डिफरेंस को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। डेल्टा वी का मतलब हो गया डिफरेंस इन पोटेंशियल, या जिसको आप क्या बोलते हैं? चेंज इन पोटेंशियल। ये क्या होता है? एक पोटेंशियल माइनस दूसरा पोटेंशियल। जैसे इधर का पोटेंशियल 4 था, इधर का 2 था, तो 4 - 2 = 2। ठीक है, सेल बैटरी की पावर को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस है कुछ भी नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? कुछ भी नहीं है, सिर्फ एनर्जी ही है। समझ आया कि नहीं आया? और दो जगह के पोटेंशियल के डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। कहानी खत्म। अच्छा देख, मैंने अभी आपको बोला कि पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही चीज है, एनर्जी ही है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? ये वर्क डन अपॉन चार्ज ही है। ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड बाय सेल एंड बैटरी। ये पोटेंशियल डिफरेंस देता कौन है? दैट इज सेल से देता है। और ये होता है क्या? V = वर्क डन अपॉन चार्ज। V = वर्क डन अपॉन चार्ज, वेयर V = पोटेंशियल डिफरेंस, W = वर्क, और चार्ज क्या होता है? दैट इज Q। अच्छा सुनना, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वोल्ट होता है। वोल्ट इज द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे जैसे कभी कभी ये सेल होता है ना बैटरी, और इस बैटरी के ऊपर लिखा होता है कि ये कितने वोल्ट की बैटरी है। मैंने क्या लिखा हुआ है? दैट इज 1.5 वोल्ट की बैटरी है, मतलब इसमें इतनी एनर्जी स्टोर है। पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो मेजर्ड होता है बाय वोल्ट मीटर, और जो वोल्ट मीटर होता है वो ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये बैटरी है, फिर ये रेजिस्टेंस है, ये लोड है कोई और। ठीक है, ये सर्किट कंप्लीट हो रहा है, और याद रखना कि ये जो वोल्ट मीटर है, ये इस रेजिस्टेंस के कैसे लगता है? पैरेलल लगा होता है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, यहां से 100 जूल का एनर्जी है, जब यहां से करंट बाहर निकला तो यहां पे कितनी है? 10 जूल की एनर्जी। मतलब 100 जूल की एनर्जी गई, 10 जूल की बाहर निकल ली, तो वोल्ट मीटर कितने वोल्ट का शो करेगा? 90 वोल्ट का शो करेगा, और ये बताएगा कि ये रेजिस्टेंस 90 वोल्ट की करंट को खाता है। जितने जितने पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं ये दिमाग में रखना मेरी जान। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आपके पास आता है सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम कुछ नहीं होता, जब आप पेपर पे किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को ड्रा करते हो। इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेन सेल, उसमें सेल होता है, उसमें क्या होता है? कंटेनिंग वायर्स। ये देखो वायर्स लगी हुई हैं, प्लग होता है, की प्लग होता है, और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है, जैसे बल्ब वगैरह लगा दिया। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें की है, बल्ब है, वायर है, स्विच है। स्विच अभी क्या ऑफ, क्योंकि ये तार यहां से डिस्कनेक्टेड है। तार जैसे ही जोड़ी तो स्विच क्या हो गया? ऑन हो गया। बहुत सारे सिंबल होते हैं जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज होते हैं, जैसे रेजिस्टर। यूरोप में ऐसे डब्बा होता है, और यूएसए में ये ऐसे नक्के शक्के होते हैं, मतलब ऐसे जिगजैग मैनर में होता है। ये एमीटर का रिप्रेजेंटेशन है, ये वोल्ट मीटर का रिप्रेजेंटेशन है, ये मोटर की रिप्रेजेंटेशन है, ये इंडक्टर का रिप्रेजेंटेशन है, ये स्विच का रिप्रेजेंटेशन है, ये लैंप क्रॉस करके लैंप है, ये ऐसे करके सर्कल, ये भी लैंप है, ये 2 डंडे सर्कल कर दिया, ये भी लैंप है। कैपेसिटर 2 डंडे सिर्फ, या एक टेढ़ा डंडा एक सीधा डंडा, ये भी क्या है? कैपेसिटर। अच्छा, अगर कॉइल एक हो फिर दूसरी भी कॉइल हो तो इसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर। ग्राउंड मतलब अगर एक कनेक्शन होता है ना कि भाई साहब तीसरी तार होती है जो अपने घरों में से या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से किसमें डाली जाती है? ग्राउंड में डाली जाती है, कि जो एक्स्ट्रा चार्ज हो उस मटेरियल का वो कहां चले जाए? ग्राउंड में चला जाए। डीसी वोल्टेज क्या होगा? निकी डंडी प्लस बड़ी डंडी। डायोड्स क्या होते हैं? ये एरो डाके एक डंडा, दैट इज लाइट एमिटिंग डायोड। इससे लाइट एमिट हो रही होती है। जैसे ये एलईडी स्क्रीन है जिससे लाइट एमिट हो रही है ना, उसका सिंबल अगर सर्किट में लिखा हो या कॉपी पे लिखा हो जाए तो क्या होता है? एरो डाल के डंडा लगाना होता है। ठीक, उसके बाद है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है कि द करंट पासिस थ्रू अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। बोलता है कि भाई साहब जितना पोटेंशियल डिफरेंस दोगे, जितनी एनर्जी दोगे उतनी एनर्जी को कैरी करने वाला करंट होना चाहिए। मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट।
ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो आएगा एक सिंबल जिसको आप क्या बोलते हो, रेजिस्टेंस। हियर आर इज द कांस्टेंट फॉर अ गिवन कंडक्टर एंड इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। और इसने क्या बोला कि V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा। अगर V 1 है तो I भी 1 है, V 2 है तो I भी 2 है, और V 3 है तो I भी क्या होगा, 3। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका करंट भी बढ़ेगा, और स्ट्रेट लाइन इसका ग्राफ बनने वाला है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, मैं बोल रहा हूं ये बैटरी है, ये बैटरी देती है एनर्जी, एनर्जी मतलब वोल्टेज देती है, और इस वोल्टेज को या इस 100 जूल की वोल्टेज को कौन उठाता है, यहां से इलेक्ट्रॉन उठाता है। 100 जूल 100 जूल 100 जूल इस बल्ब को देता है, ये जगता है, और वापस जब इलेक्ट्रॉन निकल के आता है इसके पास कम एनर्जी होती है, फिर बैटरी के पास आके भीख मांगता है। अब मैं बोल रहा हूं कि अगर वोल्टेज 100 जूल है, इसके लिए 10 इलेक्ट्रॉन लगते थे, मतलब 10 का करंट था। जैसे ही वोल्टेज आपने 200 जूल की, यहां पे 20 इलेक्ट्रॉन लगे, मतलब जब आपने V को बढ़ाया तो I भी क्या कर गया, खुद ब खुद बढ़ गया। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, हटेगा तो आएगा रेजिस्टेंस। इस R को क्या बोला जाता है, दैट इज रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ इज वैलिड ओनली व्हेन द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। वो तब वैलिड होता है जब टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो। अगर टेम्परेचर बदल रहा है तो रेजिस्टेंस बदलता है, जिसकी वजह से ओम्स लॉ सारे टेम्परेचर पे वैलिड नहीं है। अगर ओम्स लॉ को लगाना है तो टेम्परेचर को कांस्टेंट करना पड़ेगा। इफ टेम्परेचर चेंजेस, इफ टेम्परेचर चेंज द रेजिस्टेंस आल्सो चेंजेस। अगर टेम्परेचर चेंज होगा रेजिस्टेंस आल्सो चेंज होगा, जिसकी वजह से ओम्स लॉ भी चेंज हो जाता है। अब देख सुनना, तुझे पता है V इज इक्वल टू आई आर है ना। अगर V निकालना है तो I और R को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। V इज इक्वल टू आई आर। अगर I निकालना है तो V और I को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अगर I निकालना है V और R को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना। देख V इज इक्वल टू आई आर। अगर I निकालना है तो V उधर ही, R को नीचे डिवाइड कर दिया, V अपॉन R इज इक्वल टू I। और अगर R निकालना है, देखिए R निकालना है तो ध्यान से देख, V अपॉन I डिवाइड हो रहा है, V अपॉन I क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। देख V इज इक्वल टू आई आर, R निकालना है तो I को नीचे डिवाइड होना पड़ता है। अब यहां पे देख ध्यान से, इधर इधर देखना, ये जो मुदस्सिर आपको दिख रहा है ना धक्का मारता हुआ, ये वोल्ट है। वोल्ट मतलब ये एनर्जी है, ये V है, V एनर्जी है। और ये किसको धक्का मार रहा है, करंट को धक्का मार रहा है, मतलब ये नसीर को धक्का मार रहा है। मुदस्सिर के पास वोल्टेज है, एनर्जी है, और ये नसीर को धक्का मार रहा है। अब करंट को रोकने वाला कौन है, दैट इज राशिद, जो क्या है, रेजिस्टेंस है। जो क्या है, रेजिस्टेंस है। वही मैंने दर्शाया, V इज इक्वल टू आई आर, V अपॉन R इज इक्वल टू I। V ज्यादा तो करंट क्या होगा, ज्यादा। अगर R ज्यादा मतलब R जाने नहीं रहा, रुकावट ज्यादा, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। V I को सपोर्ट करता, R I को सपोर्ट नहीं करता। इसके बाद है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, समथिंग दैट अपोज द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। कोई ऐसी चीज जो करंट के रास्ते को रोके या करंट को रोके, हम उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। आप कोई भी मदरबोर्ड उठाओ, कीबोर्ड उठाओ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उठाओ, इसमें ये छोटी 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 डिब्बियां हैं, ये क्या है, रेजिस्टेंस है। हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन R होगा। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन R। द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। The electrical appliances which is used to oppose the current is called resistors। मतलब रेजिस्टर एक ऐसी चीज या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है जो रेजिस्टेंस देती है या करंट को रोकने की कोशिश करती है। वेरिएबल रेजिस्टेंस इज रियोस्टैट। रियोस्टैट इज द कंपोनेंट यूज्ड इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज। मेरी बात ध्यान से समझना, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोलते हैं रियोस्टैट। रियोस्टैट एक ऐसी चीज है जो रेजिस्टेंस को बढ़ा भी सकता है और रेजिस्टेंस को कम भी कर सकता है। मतलब इसके बाद इसके पास वेरिएबल रेजिस्टेंस की वैल्यू में, मतलब ऐसी रेजिस्टेंस की वैल्यू जो चेंज हो सकती हैं। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। मतलब रियोस्टैट एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके पास बहुत सारी रेजिस्टेंस की वैल्यू है। रेजिस्टेंस को कम भी कर सकता है, रेजिस्टेंस को बढ़ा भी सकता है। ये अक्सर आपके लैब में मिल जाता है। फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। देख, रेजिस्टेंस होती है रुकावट।
देख, तार में जो रुकावट होती है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। रास्ता जितना लंबा हो उतनी रुकावटें ज्यादा होती हैं। वैसे ही वो बोल रहा है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस पहला किस पे डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अगर लेंथ छोटी है लो रेजिस्टेंस है, लेंथ बड़ी है तो रेजिस्टेंस क्या ज्यादा? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, पहली इक्वेशन। रास्ता जितना खुला हो रेजिस्टेंस उतना कम होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब तार इतनी जितनी मोटी होगी करंट आसानी से फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर तार थिक हो तो एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, और अगर तार पतली हो तो एरिया कम तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। अब रेजिस्टेंस लेंथ बढ़ाने पे बढ़ता है, एरिया बढ़ाने पे कम हो जाता है, और नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनका रेजिस्टेंस की वैल्यू पहले से ही ज्यादा होती है, वो करंट को क्या करते हैं? स्लो डाउन कर देते हैं। और कुछ मटेरियल जैसे सिल्वर हैज अ लोवेस्ट रेजिस्टेंस, सिल्वर के पास सबसे कम रेजिस्टेंस होता है अमंग ऑल द एलिमेंट, और यहां पे करंट बहुत ज्यादा होता है। और याद रखना टेम्परेचर पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। जब कभी भी आप किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब हो जाते हैं, कोई इधर भागता है, कोई इधर भागता है, कोई नीचे भागता है, कोई ऊपर भागता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है और करंट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। देख, करंट एक सीधी डायरेक्शन में चल रहे थे, टेम्परेचर बढ़ाया, करंट सीधी डायरेक्शन की वजह से ऊपर नीचे आगे पीछे हो गए। अब करंट जो था वो क्या हो गया? एक्चुअल में कम हो गया। करंट कम हो गया तो मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अच्छा, मेरी बात ध्यान से समझना, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। दोनों को जोड़ा तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जब यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो ये क्या आया? एक कांस्टेंट आया। इसी को बोलते हैं रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। अगर आप तो ध्यान से उस फॉर्मूले को देखें, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, रो को इधर ही रखा, ये ए इधर मल्टीप्लाई हो गया तो एल इधर डिवाइड हो गया, और रो किसके बराबर हुआ? दैट इज ए इंटू आर इंटू ए अपॉन एल। अगर मैं इसकी यूनिट निकालूं, इस रेजिस्टिविटी की क्या निकालूं? ये जो रो है इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, इसकी यूनिट निकालूं तो रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर और लेंथ की मीटर, ये मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल। ओम मीटर किसकी यूनिट है? दैट इज रेजिस्टिविटी की यूनिट है ओम मीटर। व्हाट इज रेजिस्टिविटी? इसके बाद है टॉपिक रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होता है? रो से हम रेजिस्टिविटी को डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है? ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर का ऑफ अ यूनिट सेक्शनल एरिया एंड यूनिट लेंथ इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी मतलब अगर तार की लेंथ और एरिया मेंशन ना हो तो उस तार की वो कितनी रोकेगा करंट को, उसको बोलेंगे रेजिस्टेंस। बट अगर हम करंट की लेंथ भी बता दें, कंडक्टर की लेंथ भी बता दें, उसका एरिया भी बता दें, वो कंडक्टर कितना करंट को रोकता है उसको बोलते हैं दैट इज रेजिस्टिविटी। ठीक है, देख R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है, तो रो इज इक्वल टू ए इंटू आर, ए इंटू आर डिवाइडेड बाई एल को क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, याद रखना। और इसमें हमें पता है कि एरिया भी गिवन रहेगा और ये लेंथ भी क्या रहेगी? गिवन रहेगी। अब एरिया और लेंथ गिवन रहेगी, हम ना एरिया को बढ़ा सकते हैं ना लेंथ को बढ़ा सकते हैं, या ना एरिया को कम कर सकते हैं ना लेंथ को कम कर सकते हैं। तो रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द लेंथ एंड एरिया, क्योंकि आप उसको चेंज ही नहीं कर सकते। ठीक है, लेंथ भी आपने दे दी है, एरिया भी आपने दे दिया है। हियर रो इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी ओम मीटर, जो मैंने पीछे निकाल दिया है। रेजिस्टिविटी आल्सो इंक्रीजेस इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीजेस। रेजिस्टिविटी को सिर्फ टेम्परेचर की वजह से ही चेंज किया जा सकता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी भी क्या करती है? बढ़ती ही है। इंसुलेटर हैव हाई रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। जो इंसुलेटर्स होते हैं कंडक्ट तो करते नहीं है, तो उसका ये मतलब हो गया कि उनका रेजिस्टेंस भी ज्यादा है, रेजिस्टिविटी भी ज्यादा है, तो करंट क्या होगा? उसमें फ्लो ही नहीं करेगा, करंट कम हो जाएगा। कंडक्टर हैव लो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टिविटी भी कम है, और करंट क्या है? हाई है। अच्छा, कंबिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, रेजिस्टर को कंबाइन करना है। दो तरह की कंबिनेशन पॉसिबल है, एक सीरीज कंबिनेशन है, दूसरी कौन सी कंबिनेशन है? पैरेलल कंबिनेशन है। ठीक है, सीरीज कंबिनेशन में क्या करोगे? जैसे
ये R1 है, ये R2 है, ये R3 रजिस्टर को बिल्कुल सीरीज में लगा दिया, बिल्कुल सातम साथ लगा दिया, R1 R2 R3, ठीक है। फिर इसको कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ, इसको कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो बैटरी है ये नेट पोटेंशियल देती है V। अब ये नेट पोटेंशियल इसमें से इस ये जो एनर्जी V है टोटल, इसमें से V1 कौन खाएगा, दैट इज R1 रेजिस्टर, V2 कौन खाएगा, दैट इज R2 रेजिस्टर, और V3 कौन खाएगा, R3 रेजिस्टर। करंट थ्रू ईच रेजिस्टर इज सेम, मतलब अगर यहां से करंट आई जाएगा तो इस रेजिस्टर से भी आई भागता हुआ, इससे भी आई भागता हुआ, इससे भी आई भागता हुआ, और वापस भी आई आता हुआ। सीरीज रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, बट जो एनर्जी वो खाता है, ये V1 खाता है, ये V2 खाता है, ये V3 खाता है, बट पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है। नेट एनर्जी होती है V, तो ये खाता है V1 प्लस V2 V3, जो नेट एनर्जी होती है वो डिवाइड होती है V1 V2 और V3 में, ठीक है। V ओम्स लॉ से क्या लिखेंगे, IR, V1 को कैसे लिखेंगे, IR1, V2 को कैसे लिखेंगे, IR2, V3 को कैसे लिखेंगे, IR3। तुझे पता है ओम्स लॉ है, V इज इक्वल टू IR, V1 इज इक्वल टू I इंटू R1, V2 इज इक्वल टू I इंटू R2, V3 इज इक्वल टू I इंटू R3। अब इसमें से ये आई कॉमन, तो ये I आ गया कॉमन, इधर से IR था, अंदर क्या बचा, R1 R2 R3, ये आई कैंसल, R नेट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो नेट रेजिस्टेंस क्या कर जाता है, बढ़ जाता है। ओके मेरी जान। उसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ अ रेजिस्टर क्या होगा, जब R1 R2 और R3 ये रजिस्टर एक दूसरे के क्या लगे होंगे, पैरेलल। जब पैरेलल लगते हैं तो सब में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। अगर यहां से करंट आई जा रहा है तो ना यहां से जाएगा I1, यहां से जाएगा I2 और यहां से जाएगा I3। इस बार पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, बट जो करंट है वो चेंज हो रहा है। नेट करंट क्या था, I इज इक्वल टू I1 I2 और I3। अगर आप अच्छे से देखो तो V किसके बराबर होता है, IR। I किसके बराबर होगा, V अपॉन R। I1 किसके बराबर होगा, V अपॉन R2। I2 किसके बराबर होगा, V अपॉन R2 के बराबर में। I3 किसके बराबर होगा, V अपॉन R3। अगर मेरी जान अच्छे से देखेगा तो I की जगह क्या लिखेगा, V अपॉन R, I1 की जगह V अपॉन R1, I2 की जगह V अपॉन R2, I3 की जगह V अपॉन R3। अब देख ये V अपॉन R, इधर V, ये V आ जाएगा कॉमन, ये V आ गया बाहर, अंदर क्या बचा, 1 अपॉन R1 बचा, प्लस 1 अपॉन R2 बचा, प्लस 1 अपॉन R3 बचा, ये V और V कैंसिल। 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होती है ना तो इसमें रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। खुद देख, इसके रेसिप्रोकल सम जो है वो 1 अपॉन R के बराबर, ठीक है। अब देख वो बोलता है एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ईच अप्लायंस गेट द फुल पोटेंशियल। मतलब जब रेजिस्टर्स पैरेलली कनेक्ट होते हैं, हर रेजिस्टर के पास इक्वल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इफ वन अप्लायंसेस इज स्विच्ड ऑन, ये अगर एक अप्लायंस स्विच ऑन है तो उसका असर दूसरे पे नहीं पड़ता। सीरीज में क्या होता है, एकदम सीरीज में लगे होते हैं, अगर एक खराब हुआ तो सारे खराब हो जाते। बट पैरेलल में अगर नीचे वाला खराब हुआ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर वाला चलता रहेगा। ठीक है, देख सीरीज में क्या होता है, ये सीरीज है, ये सीरीज में लगे हुए हैं। अब सीरीज में एक उड़ा, ये उड़ा, तो ये भी बंद हो जाएगा, ये भी बंद हो जाएगा। अच्छा, जूल ऑफ हीटिंग। देख जूल ऑफ हीटिंग क्या है, क्या होता है कि जब कभी भी किसी भी कॉइल से करंट पास करता है ना तो वो कॉइल गर्म होती है, इसको बोलते हैं जूल ऑफ हीटिंग। देख जूल ऑफ हीटिंग क्या है, व्हेन करंट पासिस थ्रू द कॉइल, किसी भी कॉइल से या वायर से, इट स्टार्ट्स हीटिंग, जिसकी वजह से वो क्या करने लग जाता है, गर्म होने लग जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ध्यान से देखो तो ये कॉइल से करंट पास कर रहा था, ये कॉइल से करंट पास कर रहा, तो ये क्या होने लगी, गर्म होगी। इसी को बोलते हैं जूल ऑफ हीटिंग। जो हीटिंग है ना, जो गर्म हो रहा है, वो डिपेंड करेगा
आई के स्केयर पे, करंट के स्केयर पे, जितना करंट ज्यादा होगा उतनी हीटिंग ज्यादा होगी। दूसरा रेजिस्टेंस पे, जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा इस कॉइल का उतना ज्यादा गर्म करेगा। और तीसरा टाइम पीरियड पे, जितना टाइम पीरियड ज्यादा होगा उतनी हीट क्या होगी, ज्यादा। बात समझेगी नहीं? मतलब ये कहना चाहता है कि वो जो कॉइल है वो डिपेंड करती है आई के स्केयर पे, वो डिपेंड करती है रेजिस्टेंस पे, वो हीट डिपेंड करती है टाइम पे। ठीक है, मतलब जो हीट निकलेगी, करंट ज्यादा होगा तब हीट ज्यादा है, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा हीट ज्यादा है, ज्यादा टाइम के लिए करंट चलेगा तो तब हीट क्या है, ज्यादा है। जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो मान लो कि आई कांस्टेंट आ गया सी, आई स्क्वायर आर टी, और आई इज इक्वल टू, ये जो सी की वैल्यू होती है ये किसके बराबर होती है, 1 के बराबर, आई स्क्वायर आर टी। तो हीट किसके बराबर, आई स्क्वायर आर टी के बराबर मेरी जान। अब इसकी डेरिवेशन है, इसकी डेरिवेशन कैसे करनी है देख ना। मान लीजिए बैटरी लगी है V, ये रेजिस्टेंस कनेक्ट किया R, यहां से करंट जा रहा है, ये रेजिस्टेंस है, ये करंट वापस आ रहा है, और जैसे ही करंट फ्लो करता है उसकी वजह से हीट प्रोडक्शन होती है। हीट एक एनर्जी है ना, एक एनर्जी है। एनर्जी कैसे निकालते हैं, काम से निकालते हैं, कहानी खत्म। कैसे डेरिवेशन करनी है मुझे पता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन अगर ऐसे लिखा V इज इक्वल टू क्यू रखा, तो वर्क डन किसके बराबर है, वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू क्यू। अब V की जगह आप क्या लिख सकते हो, आई आर लिख सकते हो। V की जगह आप क्या लिख सकते हो, ओम्स लॉ से आई आर लिख सकते हो। Q की जगह क्या लिख सकते हो, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी हो सकता है। ठीक है, Q की जगह आप क्या लिखोगे, I इंटू टी, और V की जगह I इंटू आर। वर्क डन, V की जगह आई आर, Q की जगह आई टी। तो वर्क डन वैसे ही आई आइजर आई स्क्वायर, आर वैसे ही, और ये टी वैसे ही। तो वर्क डन कितना हो गया, आई स्क्वायर आर टी, और यही वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाता है, हीट में। तो हीट कितना, आई स्क्वायर आर टी। याद रखना ये हीट एनर्जी है, एनर्जी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी है। और ये काम भी का, जैसे ये काम भी है तो इसकी जगह आप काम भी लिख सकते हो। काम कितना हुआ होगा, आई स्क्वायर आर टी। ये मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आगे पावर में इसका इस्तेमाल होने वाला है। एक चीज होती है बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब को अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक फिलामेंट होता है ना, इसका एक टर्मिनल पॉजिटिव एक नेगेटिव, और ये ग्लास होता है, और इसमें कुछ गैसेस होती है, जैसे आर्गन हो गया, नाइट्रोजन गैस होती है। ठीक है, याद रखना द इलेक्ट्रिक बल्ब, द फिलामेंट ऑफ बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। और जिसमें ये टंगस्टन है ना, ये ऐसा, ये डब्ल्यू से बना होता है। डब्ल्यू मतलब टंगस्टन से बना हुआ एक एलिमेंट है। डब्ल्यू का मतलब वजाइद सर नहीं है, एक टंगस्टन एलिमेंट है। द टंगस्टन हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है तकरीबन 3380 डिग्री सेल्सियस तक, और ये जगता रहता है। और बल्ब के अंदर नाइट्रोजन और आर्गन नॉन रिएक्टिव गैस डाली जाती है। बात समझ आएगी नहीं? अच्छा, ये क्यों डाली जाती है ये मुझे बताना। अच्छा, इसके बाद है इलेक्ट्रिक पावर। पावर क्या होता है, देख, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पावर। पावर का मतलब क्या हो गया, रेट। रेट मतलब टाइम से डिवाइडेड, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी, एनर्जी मतलब ई से डिनोट करेंगे। ठीक, तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी, टी से टी कैंसिल, ये कितना हो गया, आई स्क्वायर आर। ये पावर का एक फॉर्मूला हो गया। अब देख, ये पावर का फॉर्मूला मैंने निकाला, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अब देख, एक पावर का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। फिर मैं बोल रहा हूं V इज इक्वल टू आई आर होता है, आई की जगह V अपॉन आर डालते हैं, तो आई की जगह आपने V अपॉन आर डाला, तो पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर आर। अब V का स्क्वायर V स्क्वायर, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, और इंटू आर, ये आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल, पावर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन आर। ये फॉर्मूला कौन सा हो गया, सेकंड फॉर्मूला हो गया है। पावर के कितने फॉर्मूले अभी तक पढ़े हैं, 2 फॉर्मूले आपने पढ़े हैं। एक फॉर्मूला कौन सा, आई स्क्वायर आर वाला पढ़ा, दूसरा V स्क्वायर आर वाला पढ़ा। सर VI कहां किया है आपने, VI मैंने किया नहीं है, करके दिखाई दे, कहीं किया है, नहीं किया है, करके दिखाई दे सर, दिखाई दो। चल ठीक है, इधर देख, पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर आर होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है, R इज इक्वल टू V अपॉन आई होता है ना। R को ऐसे रखा, I को डिवाइड कर दिया। अब R की जगह V अपॉन आई डालो, पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर, R की जगह V अपॉन आई डाला, ये I ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन V इंटू आई। ठीक है, ये V कैंसिल, तो पावर की फॉर्मूला एक कौन सा होता है, V इंटू आई। अब ये तीनों फॉर्मूले आपके दिमाग में रटे होने चाहिए।
ठीक है, V इंटू आई भी पावर का फॉर्मूला होता है। देख, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज वॉट, वॉट इज द एसआई यूनिट, ठीक है। ऑन अ लार्ज स्केल वी मेजर द इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक पावर एज किलोवाट, और 1 किलोवाट जो होता है वो क्या होता है 1000 वाट के बराबर होता है, ठीक है। एनर्जी इज काउंटेड इन, एनर्जी किसमें काउंट होती है, पावर इनटू टाइम। सो द यूनिट वी यूज टू मेजर द एनर्जी कंजप्शन इज यूजुअली किलोवाट आवर, किलोवाट आवर। देख पता है क्या होता है, देख एनर्जी, इधर देखना, जो पावर होता है वो क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी क्या होती है, पावर इनटू टाइम होती है, ठीक है। एनर्जी क्या होती है, पावर इनटू टाइम। पावर की यूनिट होती है किलोवाट और टाइम की क्या होती है, आर। तो एनर्जी जो कंज्यूम होती है हमारे घरों में, हम उसको कैसे यूज करते हैं, किलोवाट आवर। किलोवाट मतलब पावर इनटू टाइम इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, दैट इज किलोवाट आवर। अगर कोई पूछे व्हाट आर इज द यूनिट ऑफ, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, किलोवाट इज द यूनिट ऑफ पावर, बट किलोवाट, किलोवाट इनटू आवर मतलब पावर इनटू टाइम इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। ओके, अच्छा 1 वोल्ट क्या होता है, जैसे कभी कभी सवाल आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय 1 वोल्ट। मुझे ये पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन अगर 1 जूल का काम करे 1 कूलम चार्ज, तो 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन कूलम, जूल अपॉन कूलम को बोलेंगे 1 वॉट। 1 वॉट क्या होता है, जब 1 जूल का काम करे 1 कूलम चार्ज, तो उसको बोलेंगे 1 वॉट। 1 वोल्ट, 1 वॉट क्या होता है, देख पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। अगर एनर्जी 1 जूल हो, टाइम 1 सेकेंड हो, 1 अपॉन 1 1 और जूल अपॉन सेकेंड, 1 जूल पर सेकेंड, 1 जूल पर सेकेंड इज 1 वॉट, ठीक है। 1 एम्पियर मैंने तुझे पहले पढ़ा चुका हूं, डिफाइन 1 एम्पियर, ठीक, ये मैंने थर्ड बता दी थी आपको। अच्छा किलोवाट आवर, देखना किलोवाट आवर किसकी यूनिट है, एनर्जी की यूनिट, ठीक है। किलो मतलब 1000 वाट, आर मतलब 1 घंटा, इसको बोलते हैं 1 यूनिट, इसको क्या बोलते हैं 1 यूनिट। 1 किलोवाट जो होता है ना, ये 1 यूनिट होती है किसकी, किसकी 1 यूनिट, जो आपके घरों में वो यूनिटें नहीं चढ़ती, 1 यूनिट की बिजली खाएगी, 2 यूनिट की बिजली या 3 यूनिट की बिजली खाएगी, वो एनर्जी की यूनिट है। 1 किलोवाट आवर ये वही यूनिट है, ये वही 1 यूनिट है, या ये वही 1 कमर्शियल यूनिट है जो आपके घरों में मीटर शो करता है। 1 किलोवाट आवर का मतलब, किलो का मतलब 1000, आर का मतलब 1 आवर, और ये 1 यूनिट है। 1000 वाट और 1 घंटे में कितने सेकंड, 3600 सेकंड, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर को कैसे लिख सकते हैं, 1 किलोवाट आवर इज 1 CU कमर्शियल यूनिट, है ना। किलो मतलब 1000 वाट और ये 1 घंटा मतलब 3600 सेकंड। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, ये 1000 और ये 3600, 3600 इंटू 1000, ये क्या वाट सेकंड। अब मेरी बात ध्यान से समझना, 3600 और 3 0 एक्स्ट्रा, ये आ गया मेरे पास वाट सेकंड। अब ये डेसिमल पॉइंट को इधर लाया, 3.6 कितने पॉइंट लाया, 1 2 3 4 5 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर सेकंड, 10 रेज़ टू पावर 6। वॉट सेकंड किसकी यूनिट है, देख पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। पावर की यूनिट है वॉट, एनर्जी की जूल और टाइम की क्या सेकंड। वॉट सेकंड इज द यूनिट ऑफ जूल, है ना। वॉट इंटू सेकंड जूल, वॉट इंटू सेकंड दैट इज जूल। तो जो 1 किलोवाट आवर है या 1 कमर्शियल यूनिट है, वो किसके बराबर है, 3.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 जूल के बराबर है। ये मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, जो 1 CU होता है ना, जब वो चढ़ता है ना, उसके पैसे आपको कितने देने पड़ते हैं, 2 रुपए देने पड़ते हैं, याद रखना, ठीक। मतलब जब आपके मीटर में 1 यूनिट चढ़ती है, उसका ये मतलब होता है कि 1 किलोवाट आवर आपके घर ने खाई है। जूल के टर्म्स में 3.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 जूल खाई है, और उसके कितने पैसे देने पड़ते हैं, 2 रुपए। देख अगर बिल पे 80 कमर्शियल यूनिट खाए हैं, तो 1 यूनिट के 2 रुपए, तो 80 के 160 रुपए देने पड़ेंगे। अगर 100 खाया तो 200 रुपया देना पड़ेगा। 2 कमर्शियल यूनिट खाए हैं तो 4 रुपए देने पड़ेंगे। 5 कमर्शियल यूनिट खाए हैं तो 100 रुपए देना पड़ेगा।
समझ आया कि नहीं आया? थैंक यू। यहाँ पे हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से खत्म किया है, इसके नोट्स में टेलीग्राम में डाल दूंगा। आज ही हम ये साइंस पूरी खत्म करेंगे, बिल्कुल फरे नोट्स के साथ। जितना करवा रहा हूं उतना ही एग्जाम में आएगा, डोंट वरी अबाउट इट। बाकी मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह रखा, शुभ रात्रि, जय हिंद। और यही CY क्यों होंगे, यही CY क्यों होंगे, जल्दी पढ़ ले, जल्दी पढ़ ले, जल्दी पढ़ ले।